जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंप्लीट रिवीजन की। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई छात्रों का ये शिकायत रहता है कि गुरुजी रिवीजन सही से नहीं हो पाता है। और मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और मेरे मित्र, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आपने लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं भी पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आज के बाद से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा सवाल लेकिन रिवीजन के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमक। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो वैसा कोई भी पदार्थ जिसके सहारे किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और मेरे मित्र, वैसा पदार्थ जिससे होकर के किसी भी वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र, दूसरा है आपका पारभासी। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ये वैसा पदार्थ होता है जिसके सहारे आप किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से देख पाते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी हमारे एग्जाम में पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो अपारदर्शी वो पदार्थ होगा जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। साथ में पारदर्शी वो होगा जिसके सहारे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और पारभासी वो होगा जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से देख सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और याद रखिएगा, कई बार पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल आप सबों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो बटर पेपर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? आप कहेंगे सर पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सरल सा सवाल लेकिन आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये चीज हमें अच्छे से याद है। क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र, हमारा इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना नहीं था। ध्यान में रखिएगा कि जब यहाँ पे प्रकाश के वेग की बात की गई है तो आप सभी के एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की जो चाल है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि प्रकाश की चाल का खोज किसने करा था? तो आप क्या कहेंगे? रोमर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। पूरा नाम क्या है सर? ओले रोमर हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश सबसे तेज किस में चलता है? तो निर्वात में। कितना स्पीड होता है? तो आप कहेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल पानी में कितनी होगी, तो आप सभी ये याद रखेंगे प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। साथ ही साथ अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होगी, तो आप सभी याद रखेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे मित्र, आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश सबसे तेज गति से निर्वात में चलेगा और निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी? आप कहेंगे सर निर्वात की अपेक्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र, जो प्रकाश की चाल होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सर ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और अलग अलग माध्यम की जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, जिसमें सबसे तेज किस में होगा? वैक्यूम यानी कि निर्वात में। और साथ ही मेरे मित्र, पानी में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछा जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? आप कहेंगे सर रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल, उसी को रिपीट कर दिया गया है कि निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर पर सेकेंड अनुमानित है। तो मेरे मित्र, रोशनी का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर प्रकाश ही हुआ। और ध्यान में रखिएगा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? और मेरे भाई, ये सवाल भी आपके RRB
एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए थे। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलेगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान में आप ये रखिएगा कि हवा और निर्वात को क्या माना जाता है सर, समान ले लिया जाता है सर प्रायोगिक दृष्टिकोण से, या आप कह सकते हो चीजों को सरल बनाने के लिए। अदरवाइज पानी में आप कहेंगे 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, और कांच में प्रकाश की चाल आप कहेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश डैश में संचरित होती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, सीधी रेखा। क्या कहोगे आप सभी कि प्रकाश जब भी चलेगी तो सर सीधी रेखा में चलेगी। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश चल रही होती है तो वो एक किरण के रूप में नहीं चलती है, किरण पुंज के रूप में चलती है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई कैंडल है, चला ये हमारा कोई कैंडल है। अब इससे जो प्रकाश निकलेगी, वो हमेशा किस रूप में निकलेगी, तो आप ध्यान में रखेंगे किरण पुंज के रूप में निकलेगी। किस रूप में निकलेगी, किरण पुंज के रूप में निकलेगी। और मेरे मित्र ये जो किरण पुंज है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और याद रखिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, पहला क्या होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा क्या होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है आपका समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है समांतर किरण पुंज। जो मेरे मित्र आपका अभिसारी किरण पुंज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जो अपसारी किरण पुंज है इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जो समांतर किरण पुंज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ध्यान देंगे कि प्रकाश जब इस कैंडल से यानी कि इस प्रकाशीय स्रोत से निकलेगी तो जब भी ये सर चलेगी तो किस रेखा में चलेगी, आप सभी याद रखेंगे सीधी रेखा में चलेगी। और मेरे मित्र प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण ही किसी भी वस्तु का छाया बनता है। और साथ ही साथ जो सूर्य ग्रहण और आप चंद्र ग्रहण की घटना देखते हो वो प्रकाश के किस प्रॉपर्टीज से मैच करता है, तो आप कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से मैच करता है। मन में आ रहा होगा कि अभिसारी किरण पुंज क्या है मेरे मित्रों, वैसा किरण पुंज जिसमें आपको लगे कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलता हुआ मालूम चले इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो क्या कहलाएगा, आप याद रखिएगा सर समांतर किरण पुंज। और मेरे मित्र जो समांतर किरण पुंज का बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है वो किस रूप में, आप याद रखेंगे समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रकाशमान, पारभासी। छाया कब बनेगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जब किसी प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आएगी जिससे कि प्रकाश आर पार ना हो पाए, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका क्या मालूम पड़ेगा, शैडो मालूम पड़ेगा। जैसे हम अगर आपको यहां पे एग्जांपल दें कि मान लीजिए कि ये आपका कोई टॉर्च है, ये आपका क्या है सर टॉर्च है, और इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है इस तरीके से। अब यहां पे कोई सर अवरोध आ जाए तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इधर जो है वो एक हमें शैडो मालूम पड़ेगा, यानी कि एक पूर्ण अंधकार जैसा क्षेत्र मालूम पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे सर शैडो कहते हैं, यानी कि छाया कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि छाया का बनना प्रकाश के किस गुण की पुष्टि करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है इस गुण की पुष्टि करता है। अगर यहां पे कोई अपारदर्शी वस्तु न हो, चला थोड़ा देर के लिए अपने आप में कल्पना करो कि अगर यहां पे कोई अपारदर्शी वस्तु न हो तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रकाश अगर पारदर्शी वस्तु होगी तो आर पार चली जाएगी, तब तो छाया नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी वस्तु के छाया को प्राप्त करने के लिए प्रकाश के मार्ग में हमें कौन सा वस्तु लाना होगा, आप कहेंगे अपारदर्शी वस्तु, जिससे लाइट जो है वो आर पार नहीं हो पाएगी। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान में रखेंगे कि अगर आइंस्टीन की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे, तो आप सभी याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने क्या करा था, प्रकाश के लिए फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत
प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर आइंस्टीन ने प्रतिपादित करा था। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर न्यूटन की बात की जाएगी तो प्रकाश सभी रंगों का या 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस बात की जानकारी किसने किया था? आप कहेंगे सर इस बात की जानकारी न्यूटन ने दिया था। तो आप सभी यहां पे लिख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण होता है, सभी रंगों का मिश्रण होता है। इस बात की जानकारी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। मेरे मित्र आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि फैराडे ने क्या करा था। जरा सा आप हमें सर कमेंट करके बताइएगा कि फैराडे की एक महत्वपूर्ण खोज क्या थी। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बिल्कुल, आप सभी जब भी प्रकाश की बात करते हैं क्या कहते हैं कि गुरुजी एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो ऊर्जा होती है वो हमेशा तरंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है। और आप क्या कहते हो कि सर प्रकाश जो है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और मेरे मित्र प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होने के साथ साथ क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कभी भी अनुदैर्ध्य नहीं हो सकती है। तो जब भी सवाल करा जाए कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कह रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, और आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है, और हम किसी भी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे परावर्तित प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो डुअल नेचर वाली होती है, यानी कि प्रकाश जो है वो दोहरे गुण को प्रदर्शित करती है। और आप सभी इस चीज को कई बार पढ़े भी होंगे, कई बार इस चीज को समझने का कोशिश भी किए होंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी कहते हो कि गुरुजी प्रकाश की प्रकृति जो है वो डुअल नेचर वाली होती है, यानी कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाई द लाइट इज कॉल्ड डुअल नेचर? प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति वाली क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती है कि प्रकाश के कुछ घटनाओं में आपको प्रकाश तरंग जैसा बिहेव करेगा, ये पता चलेगा आपको, और प्रकाश कुछ घटनाओं में कण जैसा बिहेव करता है। तो मेरे मित्र चूंकि प्रकाश तरंग और कण, वेव और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग प्रकाश की प्रकृति को क्या कहते हैं? डुअल नेचर वाला कहते हैं। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रकाश किस किस घटना में तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग प्रकाश के तरंग के तरह व्यवहार होने की बात करेंगे, प्रकाश के तरंग के तरह व्यवहारित होने की बात करेंगे, तो मेरे मित्र प्रकाश के परावर्तन की घटना, साथ में अपवर्तन की घटना, साथ ही विवर्तन की घटना, साथ ही साथ प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, और व्यतिकरण, प्रकाश का जो व्यतिकरण हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है। सर इन सभी घटनाओं में प्रकाश तरंग के तरह बिहेव करता है। इन सभी घटनाओं में प्रकाश किसके तरह बिहेव करता है? तरंग के तरह बिहेव करता है। साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की कण की प्रकृति कैसी होती है, या प्रकाश कण जैसा किस फिनोमिना में बिहेव करता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इस दोनों ही चीज का एक्सप्लेनेशन आप प्रकाश के कण के प्रॉपर्टीज के सहारे कर सकते हो, जो कि अभी जस्ट आपको मैंने बताया है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव दोनों की व्याख्या हम लोग प्रकाश के फोटोन सिद्धांत से कर सकते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश कण के जैसा बिहेव कहां पे करता है, तो आप सभी कहेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और साथ ही क्या कहेंगे? कॉम्पटन प्रभाव में, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट में। और याद रखिएगा कि जो
प्रकाश विद्युत आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और साथ ही साथ जो कॉम्पटन इफेक्ट है, ये दोनों ही घटना को हम लोग आइंस्टीन का जो प्रकाश के लिए फोटोन सिद्धांत है उसके सहारे क्या कर सकते हैं सर, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, सीधी रेखा में चलना, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, इन सभी घटनाओं में तरंग के जैसा व्यवहार करता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में सर ये कण के जैसा बिहेव करता है। इसीलिए सर प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी जाती है, डुअल नेचर यानी कि दोहरी प्रकृति की मानी जाती है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, तो आप कहेंगे सर प्रकाश का फैलना, ये तो नहीं होगा, विसरण नहीं होगा सर, हस्तक्षेप इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ध्रुवीकरण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सवाल आपका हालांकि एनटीपीसी में पूछा गया था, लेकिन कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इस पॉइंट का आपका एक सर रिवीजन भी हो गया और मेरे ख्याल से इससे संबंधित पूछे जाने वाले सवाल के लिए आपका कंसेप्ट भी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नहीं करती है उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल करा जा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रदीप्त वस्तु। और मेरे मित्र यहाँ पे लिखा रहता है कि जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो सर उत्पन्न करती है उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, आप सभी सुधार लेंगे। याद रखिएगा अप्रदीप्त वस्तु के रूप में बेंच, डेस्क, टेबल, मेज, जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब के सब क्या हो जाएंगे सर, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सूर्य की, तारे की, तो ये सब क्या होंगे सर, प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। जलता हुआ बल्ब सर प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंगदैर्ध्यों का संबंध λ1 और λ2 होगा डैश। यहां पे आपको यह बताना है कि जब ऊर्जा आपका E1 और E2 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो λ1 और λ2 जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे बनाएंगे, मेरे मित्र आसानी से बना सकते हैं। आप सबों को मालूम है प्लैंक कांस्टेंट के नियम के अनुसार कि E इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर H इंटू न्यू होता है। ये H क्या है सर, प्लैंक कांस्टेंट, और जो न्यू है वो क्या है, आप सभी याद रखेंगे सर आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में E1 कितना दिया गया है, तो सर E1 जो है वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, और साथ में जो E2 है वो कितना दिया गया है सर, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि उनके तरंगदैर्ध्यों के बीच क्या संबंध होगा। तो मेरे मित्र अगर हम यहां से E1 और E2 का रेशियो निकालें तो आप कहेंगे सर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और ये कट के 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी कि ये रेशियो कितना आ जाएगा, आप सभी कहेंगे सर 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। क्योंकि E इक्वल टू हम लोग H इंटू न्यू भी लेते हैं। क्या लेते हैं सर, H इंटू न्यू भी लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यू है ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा है इस चीज को कि गुरुजी अगर हम लोग किसी भी तरंग के वेग की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि जो तरंग का वेग होता है वो तरंग के आवृत्ति यानी कि न्यू और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे हम प्लैंक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आवृत्ति होगा वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर जो प्रकाश का वेग होगा, चूंकि रेडिएशन हो रही है, एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि सर जो प्रकाश का वेग होगा और साथ ही साथ जो हमारा तरंगदैर्ध्य होगा इस दोनों का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप सभी ये भी तो कहते हो कि सर जो हमारा सापेक्षिता का सिद्धांत है उसके अनुसार E इक्वल टू mc² होता है, तो C हमारा प्रकाश का वेग है। तो जनरली रेडिएशन के लिए हम लोग लाइट एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे चलो सर ये सब तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर प्रकाश का जो वेग है तरंग का वो, और बटा हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा।
तो हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ पे तरंग के वेग के रूप में प्रकाश की वेग की बात कर लें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो रिलेशन आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? h इंटू सी बटा लैम्डा हो जाएगा। ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर c बटा लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पे भी हमें क्या पता चलेगा कि सर जो आवृत्ति है वो तरंगदैर्घ्य के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति जो है वो क्या है? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे भाई आप सभी यहां पे E1 बटा E2 का जो रेशियो निकाले हो वो 1 बटा 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी h न्यू 1 बटा h न्यू 2 जो होगा वो 1 बटा 2 के बराबर होगा। बिल्कुल। अब मेरे मित्र ये h और h कैंसिल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर जो आवृत्ति है, जो हमारा ये आवृत्ति है, ये क्या होगा? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे मित्र न्यू के जगह अगर हम 1 बटा लैम्डा 1 रख दें और न्यू 2 के जगह अगर हम 1 बटा लैम्डा 2 रख दें तो आपको कोई समस्या होगी? आप कहेंगे बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे इसको हम लोग 1 बटा 2 के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम जरा सा इसको सॉल्व कर ले तो 1 बटा लैम्डा 1 इंटू ये सर लैम्डा 2 बटा 1 हो जाएगा और ये 1 बटा 2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल होगा। आप क्या कहेंगे? सर लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 इक्वल टू 1 बटा 2 हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि गुरुजी लैम्डा 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू लैम्डा 2, 2 इंटू लैम्डा 2। तो जो सवाल करा जा रहा है कि E1 हमारा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 हमारा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंगदैर्घ्यों के बीच का संबंध क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर जो लैम्डा 1 होगा वो 2 इंटू लैम्डा के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 2 इंटू लैम्डा के बराबर होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पे 2 इंटू लैम्डा 2 होगा। चला, इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उपछाया, प्रछाया, एटुम्बरा, छाया। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग किसी भी शैडो की बात करते हैं तो शैडो के 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो पार्ट जहां पे पूरा का पूरा क्या होता है? आप कहेंगे सर अंधेरा होता है। एक तो वो पार्ट जहां पे पूरा का पूरा क्या होता है? अंधेरा होता है। और मेरे मित्र दूसरा पार्ट आपको वो दिखता है जहां पे आंशिक रूप से प्रकाश क्या होती है सर? पहुंच रही होती है। तो भाई मेरे जो आपका अंधेरा वाला भाग होता है, जो पूर्ण रूप से अंधेरा वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पूर्ण रूप से अंधेरा वाला भाग होता है इसको हम लोग प्रछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रछाया कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पे क्या कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग प्रछाया कहेंगे। और मेरे मित्र शैडो का वह भाग जहां पे क्या हो सर? आंशिक रूप से प्रकाश पहुंच रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपछाया। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर प्रछाया कहलाता है। और जहां पे स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता है आप कहेंगे सर उसको हम लोग उपछाया कहते हैं। तो आप बता दो कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रछाया को हम लोग इंग्लिश में अम्ब्रा कहते हैं और उपछाया को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश में सर मिस्टेक है। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। आप सभी को मालूम है कि जब भी प्रकाश किसी परावर्तक सतह पे आती है तो वो फिर से लौट आती है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा चला कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका नियमित परावर्तन, एक क्या होता है आपका? नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है आपका? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जिसको हम लोग विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। और अगर सीधे सीधे बात करें तो सर नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि नियमित प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरणें सर जिस तरह से
एक्ट होती है वो क्या होती है सर, उसी तरीके से एक दूसरे के समांतर वो सर मतलब परावर्तित भी होती है। और इस तरह का परावर्तन जो है हमें किसी स्मूथ सतह से देखने को मिलता है, चिकना सतह से देखने को मिलता है, और साथ ही साथ किसी चमकीला सतह से देखने को मिलता है। इसमें गिर रही सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर, और परावर्तित किरणें भी क्या होती है सर, एक दूसरे के समांतर होती है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी उभर खाबर वाले सतह पे परावर्तित हो रही होती है, तब उसका जो परावर्तन और अपवर्तन का सर ये आपतित किरण और परावर्तित किरणें होती है, वो एक दूसरे के सर क्या होती है सर, समांतर नहीं होती है। यानी कि मतलब कोई इधर से आया इधर चला गया, इधर गिरा इधर चला गया। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहां कहीं भी होगा तो आप क्या पाएंगे कि जो आपका परावर्तक सतह है वो क्या है सर, रफ है। परावर्तक सतह क्या है, रफ है। और मेरे मित्र जहां पे भी नियमित परावर्तन होगा वहां पे आप क्या पाएंगे कि जो हमारा परावर्तक सतह है वो क्या है, स्मूथ यानी कि चिकना। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की डैश परावर्तन की घटना घटित होती है, आप कहेंगे सर नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ध्यान में रखिएगा, अनियमित और विसरित दोनों एक ही मतलब होता है। मतलब अगर कभी सवाल करा जाए कि विसरित परावर्तन के लिए कौन सा परावर्तक सतह चाहिए, आप कहेंगे रफ सरफेस चाहिए। और नियमित के लिए आप फिर से कहेंगे रफ सरफेस चाहिए। ध्यान में रखेंगे, नियमित में आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है, लेकिन अनियमित में एक दूसरे के समांतर नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम प्रकाश के परावर्तन की घटना की बात करेंगे तो सर समतल और गोलीय दर्पण में हमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। समतल दर्पण में भी प्रकाश का परावर्तन उसी तरीके से होता है जिस तरह से गोलीय दर्पण में होता है। और आप सभी ने कई बार पढ़ा है कि गुरुजी समतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो क्या होती है, हमेशा समान आकार की होती है। यानी कि जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही हमारा प्रतिबिंब का आकार भी होगा। और साथ ही साथ जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। यानी कि सर वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे मित्र अगर समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब को आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का बायां भाग होगा सर दर्पण में प्रतिबिंब में वो राइट भाग के रूप में अपीयर होगा, और जो वस्तु का सर मतलब लेफ्ट पार्ट होगा वो सर मिरर में इमेज के रूप में सर राइट पार्ट के रूप में अपीयर होगा। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट का राइट में दिखना और राइट का लेफ्ट में दिखना किसमें सर, समतल दर्पण में क्या कहलाता है, लेटरली इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा कहलाता है। और समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। तो सवाल करा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, वास्तविक और पार्श्व सीधी, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। वास्तविक और सीधी बिल्कुल गलत है। आभासी और पार्श्व सीधी बिल्कुल गलत है। आभासी और पार्श्व रूप से उल्टी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया है कि समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो समान आकार का होगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा तो होगा ही होगा। तो यहां पे आभासी भी लिखा हुआ है और पार्श्व तौर पर उल्टी। तो मेरे मित्र कोई और आंसर देखने की जरूरत नहीं है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी में देखिएगा तो समान आकार है, सीधा भी है और उल्टा कहा जा रहा है। तो सीधा और उल्टा थोड़ी बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अलग आकार संभव ही नहीं है। अलग आकार आवर्धित नहीं सर, आवर्धित नहीं होता है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है सर, 1 होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x डैश पर स्थित होगा। और मेरे मित्र ये सवाल आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बहुत ही सरल सा सवाल है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F = r/2 हो जाएगा। बस एक चीज हमें ध्यान में रखना है जो यहां पे मेंशन करा गया है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार मेरे भाई आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है।
अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण के फोकस दूरी की तो क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर यहां रख दीजिए। और कहा जा रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य फोकस क्या होगा, तो 12/2 आप कहिएगा सर 6। लेकिन अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो ये क्या होगा सर -6 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला जी, सिर्फ F = R/2 रिलेशन नहीं याद रखिएगा, चूंकि आप सभी देख रहे हैं कि F = R/2 है तो हम R = 2F भी कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यह भी ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु, ध्रुव। क्या होगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा कि यहां पे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो गोलीय दर्पण में हम अवतल और उत्तल दोनों में से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि गोलीय दर्पण में दो ही दर्पण आएगा, या तो अवतल या फिर उत्तल। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो ये क्या होगा, आप कहेंगे मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल यानी कि ध्रुव। ये वाला क्या होता है, आप कहेंगे सर मुख्य फोकस। और ये वाला क्या होता है, आप कहेंगे सर ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है। और ध्यान देंगे कि PC जो है वो आपका क्या कहलाता है, आप याद रखेंगे इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। और इसी को हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। एक छात्र व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे हमें कि गुरुजी मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। जो आप दर्पण की सर P से लेकर के C तक की जो रेखा देख रहे हैं, यही दर्पण के लिए किसका काम कर रही है सर, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष का काम कर रही है। आप कहेंगे कि सर ये तो अवतल दर्पण था तो बड़ा आसानी से आप बना दिए, उत्तल दर्पण होता तो उत्तलो दर्पण को चला आसानी से बना देते। ये क्या है, पोल। और ये यहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका मुख्य फोकस। और ये यहां पे क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। तो इसकी जो P से C तक की रेखा है ये क्या होगी, प्रधान अक्ष, या फिर इसी को हम मुख्य अक्ष भी कहेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष है इसमें क्या है, मुख्य फोकस है और साथ ही साथ वक्रता केंद्र है। और साथ में मेरे मित्र क्या है सर, ये ध्रुव वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। जबकि मेरे मित्र आप अगर अपने दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपतन बिंदु की बात करोगे तो आपतन बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे सर किसी भी दर्पण पर जो आपतित किरणें जिस बिंदु पर गिरती है वो बिंदु आपतन बिंदु होता है। तो यहां पे अगर सर हम किसी आपतित किरण की बात करेंगे तो आपतित किरण हमारा ऐसे भी हो सकता है, या संभव है कि आपतित किरण हमारा ऐसे भी हो सकता है। तो आपतित किरण की जो डायरेक्शन होगी या आपतित किरण की जो प्रकृति होगी कि वो किस तरीके से गिर रही है, उस हिसाब से हमारा आपतन बिंदु होगा। लेकिन मेरे मित्र जो हमारा कोई भी दर्पण होगा उसमें तो हमें ये तीन ध्रुव और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये तीनों पॉइंट तो हमेशा दिखाई पड़ेंगे मुख्य अक्ष पे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आप कहेंगे सर वक्रता केंद्र, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा ही होगा। जबकि आपतन बिंदु सुनिश्चित नहीं है, ये डिपेंड करेगी प्रकाश की किरणें किस तरीके से गिर रही है। और साथ ही साथ ध्रुव तो हमेशा रहेगा। मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 जो है वो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर हमेशा आपको क्या होगा सर, मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के डैश के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, ये इसका सर पोल होगा, और ये इसका मुख्य फोकस होगा, और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। और मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या दर्पण के मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगी। अवतल है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, उत्तल है तो मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगी। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र हम दोनों दर्पण का एग्जाम्पल देंगे आपको। एक तो हो गया अवतल और दूसरा हो गया आपका उत्तल।
अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ये भी इसका क्या होगा, आप कहेंगे पोल, ये सर मुख्य फोकस, और ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। मेरे मित्र, एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये अगर आपका मुख्य अक्ष है तो ये इसके समांतर है। जैसे ही ये सर परावर्तित होगी तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। अब हम यहां पे एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे ले लेते हैं सर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये जब परावर्तित होगी तो सर ये मुख्य फोकस से होकर के इस तरीके से गुजर जाएगी। तो अवतल दर्पण में क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो ये प्रकाश की किरण है इस तरह से गई, अब जैसे ही ये यहां पे गई आप क्या कहेंगे कि सर ये इधर परावर्तित होगा, और आपको क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। इसी तरीके से अगर यहां से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो आप कहेंगे ये ऐसे आएगी और ये हमें ऐसे मालूम पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर दर्पण अवतल है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर जा रही है, और अगर दर्पण हमारा उत्तल है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अवतल दर्पण के केस में अगर प्रकाश की किरणों का समांतर किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर आप सभी कहेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर हम लोग दर्पण की सतह की बात करेंगे तो सीधे सीधे दर्पण के परावर्तक सतह की बात करेंगे। ये वाला क्या होता है सर, जहां से प्रकाश की परावर्तन होती है उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। और मेरे मित्र, मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु तो वो अलग अलग कंडीशन होता है कि आप पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, या फोकस पर रख रहे हैं, या फिर वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं, तो वो तो अलग अलग वस्तु की स्थिति होती है। बहरहाल अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र तो एक ही है, चला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कितना अच्छा होता, सीधा सीधा पूछ लेता, तो जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। चला क्या कहोगे कि सर ये जो फॉर्मूला है इसी को हमें तोड़ना होगा, बिल्कुल एलसीएम लेंगे तो भी यू होगा, और भी कैंसिल होगा तो यू कैंसिल होगा, तो आप कहिएगा सर ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चला जी, इसको आप u + v लिख लो या v + u लिख लो, दोनों बात बराबर ही है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ये हमारा किसके बराबर होगा, 1/f के बराबर होगा। आप क्या कहेंगे सर vu = हो जाएगा, vu = हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे v + u इंटू f। कोई दिक्कत है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम किए हैं, अब बस u + v था तो हम सीधा कर दिए v + u। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तब फोकस का होगा, चला आप कहिएगा कि सर जो फोकस होगा वो vu/v + u हो जाएगा, vu/v + u हो जाएगा। देख लीजिए कि कहां पे है, आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है uv/u + v, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। uv कह लो vu कह लो, गुना में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग भ्रमित होंगे कि गुरुजी यहां पे तो आप u + v ही लिखे थे, तो कोई बात नहीं है, चला हम इसको सुधार दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके मन में तकलीफें आ जाए, तो सर तकलीफ का निवारण भी है, vu/u + v कह दो, आपको कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। साथ ही ध्यान में रखिएगा कभी कभार दर्पण सूत्र जो है वो सीधे भी पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे 1/f = 1/v + 1/u होगा, और ये दर्पण सूत्र दोनों ही दर्पण के लिए उपयोगी है, अवतल और उत्तल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज डैश से होगा, ध्रुव से अपसारित, f पर अभिसरित होता प्रतीत, और f से अपसारित होता प्रतीत। और मेरे मित्र, रेलवे ने इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया है कि f पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। काहे कहते हैं, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें क्या होती है सर, दर्पण के मुख्य फोकस पर केंद्रित होती है, तो एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जबकि जो हमारा उत्तल दर्पण है इसमें क्या होता है, तो सर प्रकाश की किरणें फैलता हुआ नजर आता है, इसीलिए हम लोग इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पोल और ये क्या हो गया, फोकस,
और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र। मुख अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज, तो लीजिए एक प्रकाश की किरणें ये हो गई, दूसरी प्रकाश की किरणें ये हो गई। संभव हो तो हम तीसरा चौथा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही है तो ये परावर्तित होगी तो इस तरीके से जाएगी और हमें लगेगा कि ये यहां से आ रही है, ये भी परावर्तित होगा तो ये इस तरीके से आएगी और हमें लगेगा कि ये यहां से आ रही है। तो अपसरित होने का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणें फैल रही है, और अभिसरित करने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे केंद्रित हो रही है। जैसा कि हमने अभिसारी और अपसारी किरण पुंज के बारे में बताया कि अभिसारी किरण पुंज में आपने देखा कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही थी और अपसारी में सर एक बिंदु से निकल रही थी। तो यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की जो ये दोनों किरणें हैं ये मुख फोकस से क्या हो रही है, फैल रही है। ये तो सर यहां पे अपसरित हो रही है ना, तो हम इसको अभिसरित तो नहीं कह सकते। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, और मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये चीज होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उत्तल दर्पण की बात की गई तो सर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, अपसारी दर्पण के कैटेगरी में आ जाएगा। और हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज होगा, ध्रुव से अपसारित नहीं, एफ पर अभिसारित नहीं, एफ पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होगा नहीं, एफ से अपसारित होता हुआ प्रतीत होगा, मतलब एफ से फैलता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। अच्छा, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है चला, अनंत पर। तो आप सबों को मालूम है कि अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु अवतल दर्पण के मुख फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। अच्छा, वक्रता केंद्र सी पर कब बनेगा, तो जब वस्तु सर वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो। ध्रुव पी और फोकस के बीच कब बनेगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर जब किसी भी वस्तु को ध्रुव पी और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या है। मेरे मित्र यहां पे चित्र आपको दिखाया जा रहा है और ये जो आपका उत्तल दर्पण है ये इसका वक्रता केंद्र है और साथ ही साथ ये इसका फोकस है। और प्रकाश की किरणें AB जो है, प्रकाश की किरणें जो AB है ये आपका कुछ इस तरीके से आपतित हो रही है, ये कुछ इस तरीके से आपतित हो रही है। क्या देख रहे हो कि सर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है वो वक्रता केंद्र के अनुदिश हो रही है। किसके अनुदिश हो रही है, वक्रता केंद्र के अनुदिश हो रही है, वक्रता केंद्र के अलोंग हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो वक्रता केंद्र के अनुदिश किरणें होती है वो दर्पण पे अभिलंब का कार्य करता है। और हम सबों को मालूम है कि अगर प्रकाश की किरणें किसी भी सतह पर 90 डिग्री के एंगल के साथ गिर रही होती है तो सर वो परावर्तित भी उसी क्रम में हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पे हमारा क्या होगा, कोई परावर्तन कोण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ये अभिलंबवत गिर रही है और जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर अभिलंबवत गिर रही होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, आप कहते हैं सर 0। क्यों? क्योंकि सर जो आपतन कोण है वो अभिलंब और आपतित किरणों के बीच का कोण है और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और सर अभिलंब के बीच का कोण है। तो यहां पे अभिलंब के अकॉर्डिंग ही प्रकाश की किरणें आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ना आपतन कोण होगा और ना परावर्तन कोण, और दोनों के लिए वैल्यू हम क्या लिखेंगे सर, 0 डिग्री लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे न सिर्फ उत्तल दर्पण में बल्कि अवतल दर्पण में भी अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही है तो बनने वाली आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ये दर्पण के सतह पर किसका कार्य करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा, बोले तो नॉर्मल का कार्य करेगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चला जी, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और बहुत सारे छात्र इसमें घोलट गए थे, लेकिन आपको घोलटना नहीं है। चला, कहा जा रहा है कि कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो 2 ही रेखा होती है, कौन कौन सा होता है, तो मेरे मित्र ये अगर हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, तो ध्यान दो कि ये इसका पोल होगा और ये इसका फोकस और ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो ये जो PC है ये दर्पण पे क्या है, अभिलंब है। अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव के अनुदिश आए तब वहां पे सर ये
जो परावर्तित होगी कुछ इस तरीके से। तो ये वक्रता केंद्र इस वक्त किसका कार्य करेगी? आप कहेंगे सर अभिलंब का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। और मेरे मित्र अगर हम मान लें कि अवतल दर्पण को इसी तरीके से लें और ये P हो और F हो और ये C हो, तो यहां से अगर कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो भी सर ये अभिलंब का कार्य करेगी। क्यों करेगी सर अभिलंब का कार्य? भाई मेरे ये जो वक्रता केंद्र आप बोल रहे हो, तो ये वक्रता केंद्र किसका है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि मेरे मित्र कोई भी आपका वृत्त हो, उसके केंद्र से उसके परिधि पर डाला गया लंब, उसके केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या होता है? त्रिज्या, जो कि हमेशा 90 डिग्री में होता है। तो 90 डिग्री की बात करेंगे तो अभिलंब ही होगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहला तो सर P से लेकर के C तक अभिलंब का कार्य करेगा, और दूसरा वक्रता केंद्र के अनुदिश आ रही प्रकाश की किरणें अभिलंब के रूप में कार्य करेगा। तीसरा और कोई कंडीशन नहीं होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये बिल्कुल सही है, कार्य करेगी। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु की अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ ठीक है, ये अगर हम ऐसे ले वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, तो प्रकाश की किरणें इसी अकॉर्डिंग जाएगी और इसी अकॉर्डिंग आएगी। तो ये भी हमारा सही होगा। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो मेरे मित्र फोकस और आपतन बिंदु को हमको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। फोकस और आपतन बिंदु हम क्यों मिलाएंगे? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर गिरेगी तो मेरे मित्र वो फिर परावर्तित होगी, और अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो मुख अक्ष के समांतर आएगी और वो मुख फोकस से होकर गुजरेगी। तो हमको जो हमारा सर, अगर ये मान लो कि प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, तो ये जो है रेखा, ये तो हमारा अभिलंब का कार्य करेगी ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि सर सही आंसर 1 और 2 होगा, और इसीलिए सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? मेरे मित्र आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। क्या कहते हो कि गुरुजी अगर हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन की बात करते हैं तो m इक्वल टू माइनस v बटा यू कहते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? HI बटा HO के भी बराबर होता है। और हम सबों को मालूम है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, बोले तो इमेज बनता है, वो क्या होता है? आप कहते हैं सर हमेशा वस्तु से छोटा होता है। हमेशा क्या होता है सर? वस्तु से छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आवर्धन का मान होगा वो 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो आप क्या कहिएगा कि उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, साथ में 1 से छोटा होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि मेरे मित्र अवतल दर्पण में सर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, बराबर भी बनता है, और साथ ही साथ छोटा भी बनता है। उसके लिए 1 के बराबर भी हो सकता है आवर्धन, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान आप कहेंगे हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि उत्तल दर्पण इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करती है, कभी नहीं। उत्तल दर्पण अपसरित करती है, अभिसरित नहीं करती है। अवतल दर्पण इसके मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है सर, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है, यहां पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि काल्पनिक होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित किया जा सकता है, यह भी बात सही है। तो क्या देख रहे हो कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। तो जो कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आप क्या कहेंगे? केवल बी और डी। किस ऑप्शन में है चला? केवल बी और डी सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। बताइए ना बनेगा। यहां तक पहुंच गए हैं तो चला इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट में छोड़ के जरूर जाइएगा। बहुत उम्मीद है कि आप इसका सटीक जवाब देंगे। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कि मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता
देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैर का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के समान आकार में प्रतिबिंब बनाता है। और कह रहा है कि उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सर यहां पे समतल दर्पण लगा होगा उसके सामने, अब शरीर का मध्य भाग छोटा है तो उत्तल दर्पण लगा होगा, और कह रहा है कि उनके पैर का आकार बड़ा है तो अवतल दर्पण लगा हुआ रहेगा। तो जहां पे भी ऑप्शन में समतल, समतल, उत्तल और अवतल होगा वो सही आंसर होगा। समतल, अवतल और उत्तल है, गलत है। उत्तल, अवतल और समतल है, गलत है। समतल, उत्तल और अवतल है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब समान आकार का बनाया जाता है, उत्तल दर्पण के द्वारा छोटा, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है। वाहन के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनाया जाता है। तो मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। मेरे मित्र दर्पण सूत्र लगा देना है। यहां पे कह रहा है कि वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो u माइनस 30 सेंटीमीटर, f क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस 20 सेंटीमीटर। अब भी तो आपको निकालना ही है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। चला 1/f इक्वल टू यहाँ पे 1/-20 और 1/v प्लस मेरे मित्र क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस 30। ये 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, चला 1/30। सर ये हो जाएगा हमारा 1/ माइनस यहाँ पे रख लो 1/20, ये इधर आ जाएगा, तो सर ये 1/30 प्लस हो जाएगा 1/v। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 तिया कितना होगा 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस प्लस तो रहेगा ही रहेगा सर, 1/v प्लस माइनस माइनस है तो माइनस से साइन रहेगा, चला कितना, तो सर 1/60 इक्वल टू 1/v और v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 29 कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, बिल्कुल सही है। याद रखिए कि जब भी हम किसी गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो कहते हैं गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब इस खोखले गोले का एक केंद्र भी होता है, वही क्या होता है सर, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र होती है। अब इसी को हम यहां से काट दें, इसी को हम काट दें और इधर ले आए और इधर ले आए, और मेरे मित्र इसको हम बाहर से रसदित कर दें और इसको हम अंदर से रसदित कर दें, तो इसका ये परावर्तक सतह हो गया, तो सर ये अवतल दर्पण का कार्य कर जाएगा और ये जो है उत्तल दर्पण का कार्य कर जाएगा। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो सर गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण क्या होता है, एक भाग होता है। कह रहा है कि यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है ना, उत्तल दर्पण के मुख अक्ष पर एक ऐसा बिंदु कुछ नहीं होगा सर। याद रखिएगा कि अब ये यहां से यहां तक क्या होगी, गोला के लिए कहेंगे त्रिज्या, तो मेरे मित्र इसी को ना हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय है, तो चिला अंदर की ओर वक्रीय है, अंदर की ओर वक्रीय है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे सर जो परावर्तक सतह है, परावर्तन सतह तो ये होगा सर, सॉरी परावर्तन सतह हमारा ये होगा और रसदित ये है और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे सर, अवतल दर्पण कहेंगे। और मेरे मित्र यहां पे अगर कहा जाता है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह बाहर की ओर वक्रीय है, जैसे सर ये होता ऐसे, ये ऐसे होता, तो परावर्तन सतह ये हो गया, तो ये हमारा उत्तल दर्पण का कार्य करता। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है, या सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो मेरे मित्र अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करेगी और अवतल दर्पण का ही उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 32 की गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह, मेरे मित्र ये गोलाकार दर्पण है और इसका प्रतिबिंब सतह तो ये भी यही होगा। इसका केंद्र आप कहेंगे सर पोल कहलाएगा, यानी कि ध्रुव। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका परावर्तन, आपकी जो छवि है वो आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार है समतल, उत्तल, अवतल, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या कहिएगा कि सर प्रतिबिंब छोटा है तो उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, एक विमान दर्पण, मेरे मित्र प्लेन मिरर होगा यहां पे और इसको समतल दर्पण लिखना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसा होता है? आप कहेंगे आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र न सिर्फ दंत चिकित्सक बल्कि जो मेरे मित्र ईएनटी के डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, दंत चिकित्सक जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं वहां पे कौन से गुण का? तो आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण जो है वो उसमें अगर वस्तु को पोल और उसके फोकस के बीच रखा जाए तो सर बड़ा प्रतिबिंब जो है जो काल्पनिक रूप से बड़ा होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत के अंदर छोटे छोटे कैविटीज को बड़ा कर देखने के लिए सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। क्या कहेंगे सर अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी निर्मित कर सकता है। कब? जब अवतल दर्पण में वस्तु को क्या किया जाए? तो सर पोल और फोकस के बीच रखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहेंगे सर अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान? आप कहेंगे सर एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये क्या है? परावर्तन का नियम। तो हम कहेंगे सर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में, यानी कि वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है। कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा और F पर बनेगा। नहीं मेरे मित्र, अगर वस्तु F पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो कि क्या होगा सर? बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार बराबर C पर बनेगा। नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रखा हुआ रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये तो उल्टा होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पोर्शन है अगर ये वक्रता केंद्र है तो यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या हो जाएगी। अब जो इसका व्यास होगा वो क्या कहलाएगा? अपर्चर या छिद्र बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 की अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में भी करते हैं सर, रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, रियर व्यू मिरर के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र लास्ट क्वेश्चन आपका यही था और मेरे ख्याल से ये जो आपका टोटल क्वेश्चन था वो सर 2018 से लेकर के 2022 तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे और क्वेश्चन के नेचर से आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि जो चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे मित्र आपके पास जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित उसका एक बार आप अपने से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस सेशन के अंत तक आप बने हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, बस मुख्य पॉइंट को आप रिकॉल जरूर करते रहेंगे एग्जाम तक और मेरे ख्याल से इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसके जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।